अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे थे मुल्तान, और लाहौर से मुल्तान जब भी जाना हो तो मैं यूजुअली डेवो से ही ट्रैवल करती हूँ। डेवो की जो गोल्ड क्लास है ना, ये बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, सीट्स भी कंफर्टेबल हैं और रास्ता भी आपको पता है अब शॉर्ट हो गया है। तो 4 आवर्स लगते हैं ऑलमोस्ट मुल्तान जाने में लाहौर से। तो मुल्तान पहुँचते ही ना मैंने आयतल और अली को ना कासिम के साथ भेज दिया था सिद्राबाजी के घर, और मैं अभी जा रही थी सीधी हॉस्पिटल क्योंकि अम्मी की अपॉइंटमेंट थी और मैं चाह रही थी कि इस अपॉइंटमेंट पे मैं अम्मी के साथ ज़रूर जाऊं, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट ना बहुत मुश्किल से मिली थी। असल में मुल्तान में एक डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर खालिद फारूक। उनके अपॉइंटमेंट इसलिए मुश्किल से मिलती है क्योंकि फ़ेमस बहुत हैं, उनके हाथ में शिफा है, तो दूसरे दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। तो महीने से पहले तो बिल्कुल भी मिलती ही नहीं है। तो रेफरेंस से ये मिली थी अपॉइंटमेंट, और मैं चाह रही थी कि अम्मी के साथ मैं ख़ुद जाऊं और डॉक्टर से बात करूं। पहले मेरी अम्मी का ट्रीटमेंट ना किसी और डॉक्टर से चल रहा था, लेकिन इतने सालों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगी, इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। और काफ़ी फ़ायदा हुआ डॉक्टर चेंज करने का। अभी आगे चल के आपको भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। माशाल्लाह से मेरी अम्मी काफ़ी बेहतर हो गई हैं पहले से, और आपको बताऊंगी डिटेल में कि क्या प्रॉब्लम थी इनको, क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास नहीं जाते। पहले तो हम बीमारी को पालते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते भी हैं ट्रीटमेंट के लिए तो सही से हम फॉलो अप नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि बस अब डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं तो अगली ज़िंदगी जो है वो इन दवाइयों के साथ ही गुजरेगी। हालांकि दवाइयाँ भी तब असर करती हैं जब इंसान में विल पावर हो, और विल पावर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये आपको इस व्लॉग के बाद ही अंदाज़ा होगा जब आप मेरी अम्मी में देखेंगे इम्प्रूवमेंट। मेरी अम्मी ना आज से कोई 7-8 साल पहले तक बिल्कुल ठीक थी, बहुत एक्टिव, बहुत लाइवली। फिर हुआ ये कि एक रोड एक्सीडेंट की वजह से ना मेरे फादर को हेड इंजरी हुई, और उसके वजह से वो हमें छोड़ के चले गए। मैं तब अमेरिका में थी, मुझे आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे प्रोसेस में थे, मैं इसलिए जा नहीं सकी। उसके कुछ महीनों बाद मेरे मामू की डेथ हो गई, और एक और मामू थे, उनको भी कैंसर हुआ, लास्ट स्टेज पे था, तो कुछ ही महीनों में वो भी चले गए। तो 3-4 लोग हमारी फैमिली के जो अम्मी से बहुत क्लोज थे अचानक से ही चले गए। एक ही साल में यूँ समझे कि 3-4 लोग चले गए हमारी फैमिली के। इन सब के जाने के बाद ना अम्मी को बहुत फ़र्क पड़ा, और अम्मी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाने लगी। कहीं आना जाना छोड़ दिया, बनना संवरना छोड़ दिया, बस ख़ुद को ना घर में कैद कर लिया था। मुझे याद है हम फ़ोन पे कहते थे तब अम्मी से कि आप घर से बाहर जाया करें, इधर जाएँ, किसी के घर जाएँ। तो अम्मी को अच्छा नहीं लगता था तब कहीं भी आना जाना। और वो टाइम ऐसा था, इतना सडन हुआ सब कुछ कि हमें भी ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, वरना अगर हम फोर्स करते तो शायद हालात कुछ बेहतर होते। असल में वो टाइम भी ऐसा था कि हम सब बहन भाई ना अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। मैं यहाँ अमेरिका मूव हुई थी तो सेटल होने की कोशिश करी थी। अली हुआ था, कुछ मंथ्स का था अली, और इसी तरह से मेरी सिस्टर और एक भाई जो हैं वो यूरोप में थे, तो वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिज़ी थे, बच्चे छोटे थे सबके। तो भाई गए थे अबू के जाने के बाद, लेकिन कुछ महीने रह के फिर ज़ाहिर है उन्होंने वापस आना था यूरोप में। तो एक बहन और एक भाई जो हैं वो मुल्तान में ही होते हैं अम्मी के पास शुरू से। तो उन्होंने ही संभाला अम्मी को, और कोशिश की उस टाइम से उन्हें बाहर निकालें, लेकिन अम्मी अपनी मर्ज़ी वाली थी शुरू से, तो मानती नहीं थी, जो उनको ठीक लगता था वो वही करती थी। अच्छा, ये जो मेडिसिन बॉक्स है ना, ये भाई लाए थे हॉलैंड से, इसीलिए आपको डच में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इस पे। तो खाने में जो है ना अम्मी ने चिकन रोस्ट बनाया था स्पेशल मलाई डाल के, और साथ में कीमा बनाया था। बस अम्मी को शौक़ होता है कि मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं, इसी से उनको खुशी मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी तरह से खुश हो जाएं। एक बार तो बल्कि लड़ाई भी हो गई थी मेरी अम्मी से इसी बात पे, लेकिन फिर भी अम्मी ही जीती। जो वो बना रही थी ना, उन्होंने वो कंप्लीट किया, और तभी अंदर रूम में आई थी वो। खैर, बता रही थी मैं आपको अम्मी के बारे में। तो मेरी अम्मी को सिर्फ डायबिटीज़ थी, और साथ में ब्लड प्रेशर भी उनका हाई रहता था। तो इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ, और ये 2 चीज़ें तो आपको पता है आजकल हर दूसरे बंदे को होती हैं। खैर, आज से कोई 5-6 साल पहले ना अम्मी का वॉक करने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा बेबी स्टेप जैसे लेते ना उस तरह से लेने लगी। तो डॉक्टर के पास लेके गए अम्मी को, और पता चला कि पार्किंसंस का इशू है अम्मी को ना। तो तब इतना ज़्यादा नहीं था, और ट्रीटमेंट भी उनका चल रहा था। फिर क्या हुआ कि अम्मी किचन में काम कर रही थी। अम्मी को क्योंकि शौक़ था घर के सारे काम खुद ही करने का, हालांकि हेल्पर्स वगैरह आती थी, लेकिन फिर भी अम्मी बढ़ चढ़ के सारे काम खुद ही करती थी। उनके आने से पहले ही काम कर लेती थी उनके। तो किचन में थी, स्लिप हो गई, और उनकी जो बोन थी थाई की वो फ्रैक्चर हो गई।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितने क्रिएटिव है ना हमारे पाकिस्तानी कि बाइक पे ही उन्होंने इस तरह से स्टैंड बनाया हुआ है जुगाड़ लगा के। तो वरना देग अगर मंगानी हो तो पिकअप पे आती है, लेकिन इस तरह से देखें वो बाइक पे ही ले आते हैं। और मज़े की बात है कि वो जो भाई लाए थे वो फ़ोन भी साथ में सुन रहे थे एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से ही उन्होंने उतार दी देग। बाय द वे ये चावल इतने मज़े के थे, यखनी पुलाव था और इतना फ्लेवरफुल था। वरना घर में हम बनाते हैं ना तो थोड़ा फीका फीका होता है, लेकिन ये बहुत ही फ्लेवरफुल था। पता नहीं क्या चीज़ें डालते हैं ये लोग फ्लेवर निकालने के लिए, हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं होती लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस ये चावल की देग मंगवाई थी बांटने के लिए, ख़ुद भी खाए, रिलेटिव्स को भी खिलाए और जो भी आसपास के लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन सब के साथ भी शेयर किया। अच्छा, बात जो है ना वो वहीं पे ही रह जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि अम्मी की बोन फ्रैक्चर हुई तो सर्जरी हुई, हमने रॉड ही डलवाया ताकि जल्दी रिकवर करें अम्मी। तो पार्किंसंस का जो अम्मी का था ट्रीटमेंट वो भी चल रहा था साथ साथ, लेकिन वो इशू अब साइड पे हो गया था और मेन फोकस जो है हम सबका वो इसी पे था कि अम्मी की जो सर्जरी हुई है वो जल्दी से रिकवर कर लें। तो सिस्टर ने बहुत ज़्यादा खिदमत की अम्मी की उन दिनों में, तकरीबन 1 साल जो है ना वो अम्मी को अपने घर ही ले गई और उन्होंने ही A to Z जो है ना अम्मी का ख्याल रखा। बाकी भाई तो थे ही, खुरम भाई जो बड़े भाई हैं मेरे, वो भी साथ साथ अम्मी की बहुत केयर कर रहे थे, जितनी जो कर सकता था वो कर रहा था। और जो यूरोप में भाई थे वो भी कुछ ही महीनों के बाद ज़रूर जाते थे अम्मी के पास और कुछ टाइम रह के आते थे ताकि वो बेटर फील करें। एनीवेज़ वो जो 1 साल अम्मी ने बेड रेस्ट किया ना, उसके बाद अम्मी ने चलना फिरना इवन के खड़े होना भी छोड़ दिया। और अब इतने अरसे के बाद अम्मी जो है ना माशाल्लाह से खड़ी हुई हैं। और तो समझ बैलेंस थी वो, यानी कि खुद को बिल्कुल सीधा करो, हाँ में पैर एडजस्ट करो। सामने सामने कमर एक्शन कैसे होता है? कमर सामने हाँ ये ठीक है ना, बाकी सामने देखो तो मतलब सीधे सीधे सीधी हो जाए। अब आप बिल्कुल सीधे खड़े, अब पाँव को थोड़ा आगे करो, इस वाले पाँव को करो थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे ये देखा पाँव की मूवमेंट भी ठीक है, मगर हाली भी खुद को ना मजीद बैलेंस करो, सीधा करो बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बिल्कुल ताको लगे कि मैं बिल्कुल सीधी खड़ी थी, बिल्कुल नहीं मैं करो। हम सब ने मिल के ना अम्मी को मोटिवेट किया और डॉक्टर ने भी तसल्ली दी है कि आप बहुत जल्दी चलना शुरू कर देंगे। और माशाल्लाह से आप देखें कि अम्मी ने खड़े होना शुरू कर दिया, चाहे सहारे के साथ ही, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी बहुत जल्दी चलना शुरू कर देंगी। तो बात सारी जो है ना विल पावर की है, वरना मेडिसिन लेते हुए तो अम्मी को सिर्फ 1 दिन ही हुआ था। ये मेरी चच्ची हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं, एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने और गुजार भी रही हैं। तो इनकी बातों से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, तो गौर से सुनिएगा आप। चलें बताएं चच्ची, ज़िंदगी का निचोड़ बताएं अपनी। निचोड़ क्या है, अच्छी भी बहुत है और इम्तहान भी बहुत है। लेकिन क्या सीखा आपने अपनी मुश्किल ज़िंदगी से? सिर्फ बर्दाश्त करना है, बोलना नहीं है, इसी में फलाह है। अपनी नहीं करनी थी, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी। बस जब तक जवानी है, आपके हाथ में हर चीज़ है तो है। जब बच्चे बड़े हो जाएं बस फिर चुप, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप दूसरों के इशारों पे चलना सीखो, दूसरों के लिए जीना। मतलब पहले माँ बाप के सुनो, हाँ, फिर शौहर के सुनो, शौहर के सुनो, फिर बच्चों की सुनो, बस फिर एंड। वैसे भी पहले तो जवानी सेहत होती है, बाद में फिर ये चीज़ें भी गई, फिर बर्दाश्त भी मुश्किल हो जाता है हाँ, ना बस करना। फिर हर कदम पे इम्तहान है। आप ये देखो, बच्चा बड़ा है और जब उसकी शादी भी हो गई है फिर हर कदम इम्तहान है। पॉइंट यही है ना कि जवानी में आपके पास इख्तियार भी हैं और आपके पास सारा कुछ है, सारा कुछ है, लेकिन जैसे ही आपकी पावर भी खत्म होती है और आपके इख्तियारात भी खत्म होते हैं, फिर यही तो बच्चे ही झुका देते हैं। सबसे बड़ा इम्तहान, मैं तो यही सबसे बड़ा इम्तहान बच्चे आपको पावर दे भी सकते हैं। वो तो कुरान में भी है ना कि औलाद जो है आजमाइश है। इन्नमल अम्वालु वल औलादु फितना, फितना भी कहा गया है और जो है ना आजमाइश भी। इंदहु अजरुन अज़ीम नहीं, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात। ट्रांसलेट भी कर देना। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे मैंने दुनिया की जीनत बनाई है। वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाले अमल साले है, सही नेक अमाल है। बिल्कुल, वो तो दोनों तरह का है।
जीनत भी बनाई मेरा है। नहीं बनता तो न अलमाल वल बनता तो बनूना बन। जीनतुल हयाती दुनिया, माल जीनत मैंने अपने दुनिया आप को पहचान जीनत के तो बनाई क्या है। है, फिर खुदा के साथ भी पहचान जाएगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।